साथियों, आज हम 4 चरणों के बाद मिल रहे हैं। अब तक के लोकसभा इलेक्शंस के 4 चरण पूरे हो गए हैं। 70% सीटों पर मतदान हो गया है। काटो उसको, काट दो। फिर से भरता हूँ, वो आ जाएगा ना उसमें। साथियों, आज हम 4 चरणों के मतदान के बाद मिल रहे हैं और हम फिर से उसी विषय पर बात करने जा रहे हैं कि 4 चरणों में इस देश के दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटी और जो धार्मिक अल्पसंख्यक है और उच्च वर्णीय है, उन तमाम लोगों ने इस देश के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक संवैधानिक लोकतंत्र पर विश्वास किया है। ये चुनाव जो है, ये चुनाव नहीं, हम सब लोगों के लिए, इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए चुनौती है। हमने देखा है कि पूरा चुनाव एक अलग मौसम में, एक अलग माहौल में हो रहा है। 4 चरणों में हम लोगों ने इस बात की अनुभूति की कि लोगों ने इस देश के सभी मुद्दों से बड़ा मुद्दा संविधान को माना है और संविधान के साथ साथ इस देश की महंगाई, इस देश की बेरोजगारी, इस देश की गरीबी, इस देश के बंधुत्व को टिकाने के लिए उन सभी सवालों के लिए लोगों ने खुल के सामने आके अपना मतदान किया है, अपने मतों को दान किया है। खास करके आदिवासी समाज, जिसने अब तक के इस देश के 72 लोकसभा सीटों पर अपना मतदान किया है। मैं इसलिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इसमें आरक्षित, आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें और आदिवासी बहुल सीटें जहां अन्य लोग लड़ रहे हैं, जहां पे आदिवासी वोट बैंक एक बड़ी तादाद में मौजूद है, ऐसे सीटों पे अब तक के चुनाव आया है। हमने ये सर्वेक्षण किया बिरसा ब्रिगेड के मार्फत और हमने जो कोशिश की कि तमाम आदिवासी साथियों को, संगठनों को, दलित संगठनों को, ओबीसी संगठनों को, किसानों के संगठनों को, माइनॉरिटी के संगठनों को और उच्चवर्णीय जो धर्मनिरपेक्ष विचारों के साथ साथ संवैधानिक विचारों पर विश्वास करते हैं, ऐसे तमाम संगठनों को साथ में लेकर हम लोगों ने इस मुहिम की तरफ बढ़े कि इस देश में संविधान बचाना ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। साथियों, आप मतदान कर सकते हो और कर रहे हो, आपकी नागरिकता है। आप किसी भी धर्म संप्रदाय से रहो, आपकी नागरिकता, आपको मतदान का हक, आपको सिटीजनशिप का जो राइट है, यह संविधान के भरोसे है। अगर संविधान नहीं होता तो आपकी नागरिकता को भी यहां महत्व नहीं होता। यह संविधान ही एक ऐसी चीज है जिसने इस देश को देश बनाया है, इस देश को देश बनाया है। संविधान एक ऐसी चीज है। और इस चुनाव के पहले जिस तरीके की बयानबाजी कुछ संविधान विरोधी लोगों ने, लोकतंत्र विरोधी लोगों ने, जो वर्चस्ववादी राजनीति करना चाहते हैं, जो एक अधिकारी सत्ता को स्थापित करना चाहते हैं, ऐसे लोगों ने इस देश में खुलेआम बोलना शुरू किया कि हम इस देश को, इस देश के संविधान को बदल देंगे। और उसके लिए नारा भी दिया गया, अब की बार 400 पार। ये जो नारा था, ये वास्तविकता में संविधान से ही जुड़ा हुआ नारा था। ये संविधान की भूमिका, उसकी मुख्य भूमिका, उसके प्रस्ताव को, उसका जो बेसिक प्रस्ताव है, उसी को चेंज करने के मानसिकता वाले लोगों ने ही बयान दिया कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। ये इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश की सर्वसामान्य जनता के लिए, इस देश के दबे कुचले लोग, शोषित पीड़ित जनता, मजदूर, किसानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी।
4 चरणों में जिस तरीके का परफॉर्मेंस अभी हम लोगों ने देखे, खासकर आदिवासी सीटों पर, आदिवासी बहुल सीटों पर, ये संविधान के पक्ष में गया। और इतना ही नहीं, यहाँ का सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, इन तमाम लोगों ने सभी मुद्दों से बड़ा मुद्दा संविधान को माना है। इस देश का संविधान सबसे सर्वोपरि है। वहां भगवान राम का मुद्दा नहीं आया, वहां जात का मुद्दा नहीं आया, धर्म का मुद्दा नहीं आया। कुछ लोगों ने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, उसको भी लोगों ने इनकार कर दिया, उसको भी ठुकरा दिया लोगों ने। फिर कुछ लोगों ने इंडिया पाकिस्तान करने की कोशिश की, उसको भी ठुकरा दिया लोगों ने। फिर एक धार्मिकता की तरफ देश को ले जाने की कोशिश किया गया, इलेक्शन को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन देश का जो युवा है उसने इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया। जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी वास्तविकता देखने में आई 4 चरणों में। इस वास्तविकता को देखे बगैर आप आगे इलेक्शन में मत देखिए। जो मणिपुर में हुआ, मैं ये बात को इसलिए दोहरा रहा हूं कि ऐसे समय मणिपुर की घटना सामने आई जब देश का राष्ट्रपति आदिवासी है, मणिपुर का राज्यपाल आदिवासी है, मणिपुर की राज्यपाल आदिवासी है, दोनों महिलाएं हैं। और उसी मणिपुर में खुलेआम आदिवासी महिलाओं को नंगा घुमाया गया और खुलेआम उन पर गोली बरसाई गई। ये दृश्य, ये घटना पूरे देश के नागरिकों को, केवल आदिवासी नहीं, दलित ही नहीं, तो तमाम नागरिकों को, तमाम धर्म संप्रदाय के लोगों को इस घटना का बहुत दुख हुआ। और ये माना गया, देखने में आ रहा है कि यह घटना की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होती है। इस घटना की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रही है, यूएन तक के इस घटना का उल्लेख हो रहा है, लेकिन भारत की राजनीति में इस घटना का कोई उल्लेख नहीं हुआ। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस घटना पर कोई बात नहीं की, ना ही स्पष्टीकरण दिया, संसद में भी नहीं बोले और चुनाव के वक्त आम जनता के बीच में भी इस घटना का उल्लेख नहीं किया। इससे 2 बातें समझ में आती है कि इस घटना को अंजाम देने वाले लोग कौन, और इस घटना से किसको दुख हुआ है। आम आदमी को दुख हुआ है, इस देश के सर्वसामान्य नागरिक को दुख हुआ है। और कुछ जगह सर्वे करने में आया कि इस घटना की वजह से ही लोगों ने इस देश की सत्ताधारी पार्टी को नकार दिया है और खुलेआम संविधान, धर्मनिरपेक्षता, बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ और लोगों के उत्पीड़न के खिलाफ, किसानों के उत्पीड़न के खिलाफ लोगों ने वोट दिया है। यह पहली बार नहीं है इस देश में, ऐसे कई आंदोलन हुए, लेकिन यह एक क्रांतिकारी आंदोलन हमारे सामने दिखाई दे रहा है। क्योंकि ऐसे वक्त हम इलेक्शन को देख रहे हैं जब इस देश में ईवीएम को लेकर भी लोग भ्रमित हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेंडिंग है ईवीएम की। लोग अभी भी ऐसा शक करते हैं कि सत्ताधारी लोग ईवीएम का इस्तेमाल करके फिर से सत्ता को काबिज कर लेंगे। कोई दूसरी तरफ बता रहा है कि भाई यहाँ पे 12 दिन बाद में इलेक्शन कमिश्नर ने 10%, 5%, 15% इतनी वोट बैंक को, इतने वोट को ज़्यादा प्रतिशत में बताया है, जो सोचने का, डिजिटल वर्ल्ड में यह संभव नहीं है, लेकिन वो सोचने लायक, हमको हमारे दिमाग में प्रश्न चिन्ह उपस्थित करने वाली घटना रह गई है। कई जगह मशीनें खराब हुई, आदिवासी क्षेत्रों में भ्रामक प्रचार किया गया, लेकिन आदिवासियों को इस बात का धन्यवाद देना होगा इस देश के इंडिया गठबंधन को कि आदिवासी डगमगाए नहीं। तमाम आदिवासियों ने संविधान के पक्ष में, अपने अधिकारों के पक्ष में वोटिंग किया है। ये भारत के इतिहास का पहला इलेक्शन है जब आदिवासियों ने पूरे संवैधानिक पक्ष को लेकर, लोकतंत्र के पक्ष को लेकर, अपने आने वाली जनरेशन के पक्ष को लेकर वोटिंग की है। ये सूझबूझ वाली, सामाजिक सूझबूझ वाली जो वोटिंग हुई है, जो मतदान हुआ है, वो तारीफ काबिल है। अब हम 4 चरणों को फेस कर दिए, 70% सीटों पर चुनाव हो चुका है, केवल 30% सीटें बाकी है, जिसमें झारखंड,
हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, ऐसे अन्य हिस्से बाकी है। मैं तमाम नागरिकों से और आदिवासी भाइयों से विशेषकर यह अपील कर रहा हूं कि देश की वास्तविक परिस्थिति को समझिए। आप इस बात पर कोई ध्यान आपका केंद्रित कीजिए कि ऐसा कौन सा प्रश्न इन्होंने आदिवासियों के लिए उठाया। ऐसा कोई भी प्रश्न सत्ताधारी पार्टियों ने आदिवासियों के खिलाफ, आदिवासियों के फेवर में नहीं उठाया। उनकी बात भी नहीं की चुनाव में। उनके प्रश्नों को दरकिनार कर दिया गया। चाहे वो कुपोषण का प्रश्न हो, चाहे बेरोजगारी का प्रश्न हो, चाहे उनके भूमिहीनता का प्रश्न हो, चाहे विस्थापन का प्रश्न हो, चाहे उनके जल जमीन जंगल का प्रश्न हो, इस पर यहां के प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। वो समझे ही नहीं। ये चुनाव बहुत सेंसिटिव चुनाव है हमारे लिए, बहुत संवेदनशील चुनाव है। आदिवासी इस देश का मालिक है, लेकिन लोकतंत्र के चुनाव में आदिवासी सबसे नीचे का आखिरी वोटर माना जा रहा है। उसकी प्रश्नों पर, उसके मुख्य मुद्दों पर कोई बात ही नहीं की जा रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इंडिया गठबंधन के लोगों को, चाहे पवार साहब हो, चाहे उद्धव ठाकरे जी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे लालू यादव जी हो, या समाजवादी पार्टी के लोग हो, अखिलेश यादव जी हो, और अन्य हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हो, और खास करके राहुल गांधी जी हो। ये तमाम लोगों ने हर मीटिंग में, हर सभा में, इनके हमने जो वीडियो देखा है उसमें आदिवासियों का उल्लेख हुआ है। और जो उल्लेख आदिवासियों का हुआ है, ये उल्लेख ही इस देश के वास्तविक समीकरण का मुद्दा रहेगा। आने वाले समय में अगर इस देश में सत्ता परिवर्तन भी होती है तो वो आदिवासियों के ही बेस पर सत्ता परिवर्तन होगी। इसकी हमको पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि ये सत्ता परिवर्तन आदिवासी वोट बैंक की वजह से ही होगा। जिन आदिवासियों को इस देश में माइनॉरिटी कहा गया, उन आदिवासियों के पक्ष में यहाँ का दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक लोग और अन्य भाई भी जो समाजवादी विचारधारा को और देश के राष्ट्रवादी विचारधारा को पे विश्वास करते हैं, धर्मनिरपेक्षता पे विश्वास करते हैं, संविधान पे विश्वास करते हैं, उन तमाम नागरिकों ने आदिवासी मुद्दों पर बहुत महत्वपूर्ण उसकी दखल ली। और ये दखल आने वाले समय पर भी होगी, ऐसी उम्मीद हम लोग करते हैं। आज के दिन सिर्फ 3 चरण बाकी है। इन 3 चरणों में करीब 85 से 90 सीटों का चुनाव बाकी है। हमें तय करना होगा कि ये 90 सीट भी संवैधानिक पक्ष में जाए, क्योंकि इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा संविधान है। संविधान है तो आरक्षण का मुद्दा होगा, संविधान है तो नागरिकता का मुद्दा होगा, संविधान है तो आपकी हिस्सेदारी का मुद्दा आएगा, संविधान है तो आपके विकास का मुद्दा आएगा, संविधान है तो आपके सुरक्षा का मुद्दा आएगा, संविधान है तो न्याय का मुद्दा आएगा। क्योंकि संविधान नहीं होने से ये मुद्दे आपके खड़े नहीं हो पाएंगे। ये संवैधानिक व्यवस्था में हम लोग इन मुद्दों को खड़ा कर सकते हैं। संविधान के बगैर ये बात नहीं की जा सकती इस देश में। चाहे जर्मनी में हिटलर की बात कीजिए, कहीं पर भी बगैर संवैधानिक ढांचे के ये बात नहीं हो पाई है। और भारत ये सबसे विशिष्ट किस्म का देश है। इस देश में सभी धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, सभी धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। और ऐसा वर्ग भी रहता है इस देश में जो किसी धर्म को नहीं मानता, वो अपनी संस्कृति पे विश्वास करता है, वो आदिवासी है। जो इस देश की प्राचीन संस्कृति को आज भी जप रहा है, उसको मानता है, उसका पालन कर रहा है। जो मोहनजोदारो, हड़प्पा, सिंधु संस्कृति की जो विरासत है वो आदिवासियों के पास में आज भी मौजूद है। इसलिए ये जो इलेक्शन है, जो चुनाव है, इस चुनाव में हमको उन विचारों का भी चुनाव करना है जो विचार इस देश की वास्तविक व्यवस्था के फेवर में है। इस देश के गरीब, शोषित, दलित, पिछड़े, किसान, मजदूरों के फेवर में है, उनके पक्ष में है, उनकी वकालत कर सकती है जो विचारधारा। उस विचारधारा को चुनने की जरूरत है। यह सही है कि हम अलग अलग पार्टी में बटे हुए लोग हो सकते हैं, इसके बावजूद भी आपको समाज में
वास्तविकता को खड़ी करनी पड़ेगी, उसकी सत्यता की तरफ हमको जाना पड़ेगा। जो बुनियादी ढांचा है विचारों का उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि हमको कंफ्यूज कर रहे हैं। अगर इनसे हम करप्ट नहीं होते हैं, करेक्ट नहीं होते हैं, तो ये हमको कंफ्यूज कर देते हैं। सावधानी बरतनी होगी हमारे नेताओं को, जमीन पे काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को। आप अपेक्षा मत करो कौन सा कैंडिडेट क्या है, आज ये तय करो कि हमको क्या नहीं होना, कौन सी विचारधारा हमारे लिए फेवरेबल है, कौन सी विचारधारा हमारे को नहीं होना, ये आपको तय करनी पड़ेगी। हमारे सामने पर्याय इंडिया गठबंधन है। ये जरूरी नहीं है कि इंडिया गठबंधन से हम पूरी उम्मीद लगा के रखें, लेकिन क्योंकि हम शोषित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, दुखी लोग हैं, विस्थापित लोग हैं, हम लोगों को संघर्ष करना ही पड़ेगा। लेकिन व्यापक पोषक परिस्थितियों के निर्माण करने के बाद ही हम इस देश में अपना लोकतांत्रिक संघर्ष चला सकते हैं। पूरे इलेक्शंस में आप लोगों ने एक बात देखी होगी, हर आदमी, किसी भी धर्म का आदमी रहे, वो सहमा हुआ है। इस देश के चारों चरणों की चुनाव में एक चीज पाई गई है कि इस देश के प्रत्येक नागरिक ने साइलेंस वोटिंग की है। उसको बोलते हैं हम लोग खामोश मतदान, खामोशी मतदान। वो खामोश है, वो बोल नहीं रहा है और मतदान भी कर रहा है। और ऐसा आदमी बहुत गंभीरता से मतदान करता है, वो किसी लालच में नहीं आकर मतदान कर रहा है। पूरा देश एक तरफ होने जा रहा है। पूरे देश के कुछ लोग, बहुत अच्छी बात है, कुछ पत्रकार लोग, कुछ जर्नलिस्ट लोग, कुछ यूट्यूबर, फेसबुक और जो सोशल मीडिया है, इन लोगों ने कुछ मुद्दों को जिंदा रखा, जिसकी बदौलत आज समाज में कुछ जागृति और इलेक्शंस को लेकर लोगों के दिमाग में कुछ बातें निर्माण हो गई, जो उनको एक स्टडी के रूप में वो लोगों ने उससे सबक लिया है। ये बहुत बड़ी भूमिका रही है सोशल मीडिया की, क्योंकि हम मजदूरों में, किसानों में और आदिवासियों में काम करते हैं। हमने ये सर्वे किया कि ये चारों चरणों में क्या हुआ है, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ और उसकी रिपोर्टिंग ऐसी आई कि ये चारों चरणों में 80% आदिवासी समाज संविधान के पक्ष में था, इंडिया गठबंधन के पक्ष में आदिवासियों ने वोट किया। और इसके पीछे का मुख्य कारण है संविधान। कांग्रेस पार्टी नहीं है, कोई और पार्टी नहीं है, वो संविधान पे विश्वास कर रहे हैं, वो संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। हर आदमी सोच रहा है कि नहीं, संवैधानिक व्यवस्था बचनी चाहिए, नहीं तो इस देश में तानाशाही आ जाएगी, हुकुमशाही हो जाएगी, डिक्टेटरशिप आ जाएगी। उस डिक्टेटरशिप को चेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो डिक्टेटरशिप पूंजीवाद पर आधारित रहेगी। और पूंजीवाद इतनी महाशक्ति होती है, अभी तो राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग का अंतरराष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग में परिवर्तित हो गया, दोनों में समन्वय स्थापित हो गया। जो पूंजीवाद है भारत में, वो सशक्त होते चले जा रहा है। और सशक्त पूंजीवाद जो होता है, उसके पास में धर्म और भगवान दोनों गिरवी रहते हैं, उसके पास में संविधान गिरवी रहता है, आपके अधिकार गिरवी रहते हैं। वो केवल मुनाफा और उनके हितों के लिए उस व्यवस्था में परिवर्तन करते रहते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है इस देश के राष्ट्रीय एजेंसियों का निजीकरण। निजीकरण यानी आरक्षण विरोधी धोरण, निजीकरण यानी आपकी आरक्षण से पाए जाने वाले पदों का खात्मा, एयरपोर्ट का निजीकरण, रेलवे का निजीकरण, एमएससीबी का निजीकरण, अलग अलग विभागों का निजीकरण, और ठेकेदार के हाथ में वो कमांड, जिसको आउटसोर्सिंग बोलते हैं आप। यानी आप काम करोगे, उसकी 25% निधि वो जो ठेकेदार है उसके इसमें ऑटोमेटिक चले जाएगी, कोई रोल नहीं उसका। ये पूंजीवाद का एक प्रकार है, ये पूंजीवाद से प्रोत्साहित होने वाली व्यवस्था है। जो ठेकेदारी पद्धत आपको दी गई है, आपको ठेकेदारी पद्धत में, यानी आपको ठेकेदारी में नौकरी नहीं मिलेगी, केवल काम मिलेगा। काम और नौकरी दोनों में फर्क है। ये देश को काम देने की बात कर रहे हैं, नौकरी देने की बात नहीं कर रहे। एक बात बिल्कुल सही थी कि इस देश में 30 लाख पद अभी भी खाली है।
वो 30 लाख पद भरने का वादा कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं। इन पर हमको विश्वास करना पड़ेगा। कल ये क्या करते हैं, अगर कल ये लोग भी ना करें तो हमको तो रास्ते पे आना पड़ेगा। लेकिन आज हमारे सामने कोई पर्याय नहीं है, हमको विश्वास करने के अलावा हमको कोई पर्याय नहीं है। अगर 30 लाख पद इस देश में भरे जाते हैं शासकीय नौकरी के, तो देश की जो शासकीय व्यवस्था है वो मजबूत भी होगी। और 30 लाख अगर एक परिवार में 5 लोग भी रहे तो 1.5 करोड़ लोगों का परिवार का हम लोग काम कर सकते हैं। 1.5 करोड़ परिवारों को उस बेल्ट से निकाल सकते हैं। आदिवासी तो बहुत बुरी तरह फंसे हैं। जो जल जमीन जंगल की बात करते हैं, जंगल पर जो वन उपज है उस पर उनका जीवन है, जमीन पर उनका जीवन है और पानी पर उनका जीवन है। ऐसे आदिवासी क्षेत्रों में अभी उनका विस्थापन शुरू हो गया है। सरेआम ये लोग जंगलों को काट रहे हैं। सरेआम इस गवर्नमेंट ने वन अधिकार बिल सुरक्षा कानून बनाया है, जिसको हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे किया है। अभी उस पर सुनवाई शुरू होने वाली है। साथियों, हमने पिछले 10 सालों में एक बात की अनुभूति की कि जो सरकार हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए था, उसी सरकार ने हमारे सामने नई और मजबूत तटस्थ समस्याओं को निर्माण कर दिया। उसको हमारे सामने खड़ा कर दिया, उन समस्याओं को। जो साथी इस बात को समझ रहे हैं कि किसी भी तरह से हमारे लिए कोई संगठन, कोई व्यक्ति, कोई पार्टी ये महत्वपूर्ण चीज नहीं है, समाज महत्वपूर्ण चीज है। संविधान नहीं था तो आपकी जिंदा रहने का जो आश्वासन है, जो जिंदा रहने की शाश्वती है, वो आपकी सामाजिक व्यवस्था देती थी। और उसी सामाजिक व्यवस्था को ध्वस्त किया गया है, उसी आदिवासी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था को ध्वस्त किया गया है। आज हमारे लिए तमाम आदिवासी क्षेत्रों में आप देख रहे हैं खुलेआम आदिवासी क्षेत्रों में क्या हो रहा है, किस तरीके से आदिवासियों का विस्थापन, उनका शोषण, उनका दमन कैसे हो रहा है, ये आप सब लोग देख रहे हैं। ये वो देश है जहां पर गाय का मांस खाने की जो कीमत है अपनी जान से चुकानी पड़ती है। मार दिया जाता है, वो आदिवासियों को भी मारने की घटनाएं सामने है। मांस खाने पर उसको मौत की सजा दी जा रही है। ये बड़ी विचित्र बात है इस देश में। जिसको हम मां बोलते हैं, जिस गाय को हम मां बोलते हैं, हम उसके दूध का व्यापार करते हैं। बछड़े के हिस्से में हम अपनी हिस्सेदारी करते हैं। ये आदिवासी संस्कृति नहीं हो सकती और है ही नहीं आदिवासियों में। ये अपनी मां के दूध का हम व्यापार करते हैं। वो भी तो दूध जो है वो भी एक ब्लड का पार्ट है। उसका उपयोग, उसका उपभोग करना चाहिए हमने। एक अलग सोच है जिसके जो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, इस देश के कल्चर को बात कर रही है वो चीज, लेकिन वो अधूरी है। उसको पूर्णता देखने की जरूरत है। आपस में लोग लड़ रहे हैं धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, और इस पूंजीवादी खेल का सबसे बड़ा अगर शिकार कोई समाज हो रहा है इस देश में तो वो आदिवासी है। दलित हो रहा है, ओबीसी हो रहा है, किसान हो रहा है, मजदूर हो रहा है, ये बात सही है, लेकिन सबसे ज्यादा इसकी मार जो है वो आदिवासियों को चुकानी पड़ रही है। उसकी कीमत आदिवासियों को चुकानी पड़ रही है, क्योंकि मार सबसे ज्यादा आदिवासियों पर पड़ती है। आदिवासी क्षेत्र पूरी तरह सहमे हुए हैं। आदिवासी क्षेत्रों के नागरिक पूरी तरह डरे हुए हैं। आदिवासी क्षेत्रों के लोग ये सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या होना चाहिए। हमारे कुछ नेता समाज में जाकर समाज के लोगों को बरगलाकर उनको मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं। कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, छोटे छोटे स्वार्थ के लिए अपने ही समाज के खिलाफ में काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा हमको। हमारी लड़ाई हमारे अधिकारों को जिंदा रखने की है। हमारी लड़ाई हमारे संविधान को, हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को और उस संविधान में जो हमारे लिए प्रावधान है उसको जिंदा रखने की है।
हमारी लड़ाई हमारी सामाजिक जीवन को जिंदा रखने की है। हमारी लड़ाई इस देश के भाईचारे को जिंदा रखने की है, इस देश के धर्मनिरपेक्षता को जिंदा रखने की है। हम लोग किसी के बहकावे में ना आकर केवल ईमानदारी से इस देश के बारे में सोचे, इस देश के संविधान के बारे में सोचे। ये आदिवासियों को इसलिए सोचना पड़ेगा क्योंकि वो ऐसा वर्ग है जो अभी व्यवस्था से बाहर होने की कतार में है। हमें मुक्त प्रवाह से ही बाहर कर दिया जाएगा। जब आपसे आपकी जमीनें छीन ली जाएगी, जब आपसे आपके जंगल छीन लिए जाएंगे, जब आपसे आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे, तब आपकी वास्तविकता, आपका इस अस्तित्व कैसे रहेगा? यह प्रश्न है। क्या इस देश का आदिवासी जिंदा रह पाएगा? क्या इस देश का किसान जिंदा रह पाएगा? क्या इस देश का मजदूर जिंदा रह पाएगा? क्या इस देश के अल्पसंख्यक लोग हैं या गरीब आदमी है, चाहे वो ब्राह्मण क्यों ना हो, वो जिंदा रह पाएगा? उस तरफ भी हमको सोचना पड़ेगा। बहुत ही गंभीरता से हमको अपने निर्णयों को लेना पड़ेगा। भाइयों, 10 साल का समय मामूली समय नहीं होता। बच्चा पैदा होकर मैट्रिक हो जाता है, और जो बच्चा 5वीं में गया होगा उस समय 2014 में, आज वो ग्रेजुएट हो गया होगा। और जो बेचारा बच्चा ग्रेजुएट होगा वो आज बेरोजगार होकर ग्रेजुएट रह के, पोस्ट ग्रेजुएट रह के सड़क पर काम कर रहा होगा, क्योंकि उसको नौकरी नहीं मिली। आपने आश्वासन तो बहुत दे दिया, लेकिन उसको नौकरी नहीं दे पाए, उसके हिस्से में कुछ नहीं आया। इस बात का दुख या इस बात का कोई विश्लेषण भी सत्ताधारी पक्ष की तरफ से नहीं हो रहा है। हमारे लिए चाहे आदिवासी क्षेत्र हो, आरक्षित क्षेत्र हो या गैर आरक्षित क्षेत्र हो, इन तमाम जगह पर पूरे आदिवासी समाज की जो कैडर है, चाहे आप किसी भी संगठन में रहो, जो बिरसा ब्रिगेड के विचारों पर, बिरसा मुंडा के, टंट्या भील के, राघोजी भांगरे के, सिद्धू कानू के और तमाम हमारे शहीदों के विचारों पर भरोसा करते हैं, उनकी भूमिका बहुत बढ़िया है। उनकी भूमिका बहुत ही संवेदनशील है। याद रखिए, इस देश के संविधान को बचाने का मुख्य कार्य अगर कोई कर सकता है तो वो आदिवासी है। इस देश के लोकतंत्र को बचाने का कोई मुख्य कार्य कर सकता है तो वो आदिवासी है। इस देश के जल, जमीन, जंगल को बचाने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो आदिवासी है। आप इस देश के प्रथम नागरिक हो। यू आर द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। वी आर द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। इस देश के मूल मालिक है हम। हमारी भूमिका बहुत बड़ी हो सकती है। साथियों, हम भले आर्थिक रूप से गरीब रहे, लेकिन विचारों से गरीब रहना ये अभिशाप नहीं, ये बहुत बड़ी कमजोरी है हमारी। तो हमको वैचारिक रूप से जागरूक होना है। उन विचारों के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए हमको सोचना होगा। जहां हमारी कोई बात नहीं कर रहा है, जहां हमारी कोई संवेदनशीलता, हमारे प्रति किसी के दिल में संवेदनशीलता सत्ताधारियों के पक्ष में नहीं दिखाई दे रही है, हम कैसे वोट करें? क्यों वोट करें? ये हमको डरा धमका के, बहला के, फुसला के अपना वोट, आपका वोट उनके पक्ष में करना चाहते हैं। इन बातों से आपको सावधान रहना है। जो 5वां, 6वां और 7वां चरण है, ये इन चरणों में आपके जो दोस्त भाई है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, उसको समझाओ कि हमारे लिए इस देश में भाईचारा, इस देश में धर्मनिरपेक्षता, इस देश में संविधान, इस देश में नागरिकता और इस देश में अपने अधिकार, ये महत्वपूर्ण स्थान है सभी धर्मों के और किसी भी व्यक्ति का। उस महत्वपूर्ण मानवीय स्थान को बनाए रखने के लिए इस देश के संविधान को जिंदा रखना, उसको सुरक्षित रखना, उसकी सुरक्षा करना, ये हमारा प्रथम दायित्व हो जाता है। मेरे लिए, आप तमाम लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। ऐसे प्रसंग में हम लोग आ गए हैं जब केवल 3 चरण बाकी है, 20 दिन बाकी है इस देश की लोकतांत्रिक संवैधानिक शक्ल देखने के लिए कि अगला लोकतांत्रिक संवैधानिक सरकार कैसी होगी और उसकी शक्ल क्या होगी, उसकी विचारधारा कौन सी होगी। आपको मौका है, आप उड़ीसा में हो, झारखंड में हो, महाराष्ट्र में हो, मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो या कहीं और अन्य जगह पे, बिहार में हो,
उत्तर प्रदेश में हो, ये तमाम जगह पर आप लोग अपनी महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका निभाएं। जो लोग सामाजिक रूप से जागरूक है वो इस चुनाव को चुनाव ना समझते हुए एक आंदोलन और एक संघर्ष के रूप में देखें, क्योंकि ये संघर्ष ही है, ये हमारा आप लोगों का संघर्ष ही है कि हम इस देश को बचा सकते हैं। साथियों, आप याद रखो कि इस देश को बचाने के लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, हजारों लोगों ने कुर्बानी दी। जितने लोग वर्ल्ड वॉर में नहीं मरे, उतने लोग अंग्रेजों से लड़ते लड़ते, यहाँ के जमींदारों से लड़ते लड़ते अपनी प्राण गंवा दिए, उनके खिलाफ में बगावत की है। आज का दिन और आज का समय हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि अगला नेतृत्व क्या रहेगा समाज का और देश का। इसलिए अपने वोट की कीमत जानो, अपने वोट को पहचानो, अपने अधिकारों को पहचानो और उसका सही और शुद्ध इस्तेमाल करो। ये मिशन की तरफ से, बिरसा ब्रिगेड की तरफ से तमाम देश के नागरिकों को और ये मुख्यतः इस देश के आदिवासियों को, चाहे वो किसी प्रदेश का भी हो, उसको ये अपील है कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें, अपने भविष्य को देखें, अपने आने वाली जनरेशन को देखें और उसके बाद वो निर्णय ले और इंडिया गठबंधन के साथ में खड़ा हो। मैं बार बार इंडिया गठबंधन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अपने पास कोई दूसरा पर्याय आज नहीं है। इस समय हमको दो में से एक ही चीज चुननी है, या एनडीए या इंडिया। एनडीए का जो गठबंधन है वो वनवासी कहकर आदिवासियों को पुकारने वाला है, और जो इंडिया का गठबंधन है वो आदिवासी कहकर आदिवासियों को पुकारने वाला है। जो विचारधारा आपके अस्तित्व को नकारती है, एक ऐसी विचारधारा की तरफ हमारे सामने खड़ी है, और दूसरी वो विचारधारा जो आपके अस्तित्व को सर्वमान्य करती है, सबके सामने मान्य करती है और उसको प्राथमिकता देती है कि नहीं, ये देश में सबसे पहला नागरिक आदिवासी है। आप इस देश के पहले नागरिक हो, और आप केवल नागरिक ही नहीं तो इस देश के मालिक भी हो। इसलिए इस देश के संविधान को और इस देश की संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिंदा रखने की सबसे पहले अगर जवाबदारी किसी की होती है तो वो आदिवासियों की होती है, क्योंकि आदिवासियों का जीवन बगैर संविधान के संभव नहीं है इस देश में। इट्स एग्रीमेंट, ये एक समझौता है कि आदिवासी विद्रोह को रोकने के लिए संविधान एक समझौता है। वैसे तो सभी वर्गों के लोगों ने इस देश को आजादी में बहुत बड़ा सहयोग दिया, लेकिन यह सच है कि 70% लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर उल्लेख करते हैं कि जो एबोरिजिनल्स है, जो इस देश के मूल मालिक है, जो एबोरिजिनल ट्राइब है, उनको उनके अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता है। परंतु इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ के आदिवासियों की जो हालत है, विश्व के किसी देश के आदिवासियों की ऐसी बुरी हालत नहीं होगी जो भारत के आदिवासियों की हालत है। इस पर कोई बात नहीं किया। मैं कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा, मुझे अच्छा लगा कि कुछ बातें उन्होंने स्पष्ट तौर पे करी, लेकिन इसके भी आगे एक स्टेप बढ़ने की जरूरत है। हम मांग करेंगे कि कांग्रेस आदिवासियों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाए। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल निवासियों के लिए संविधान बनाया गया, उसमें जो प्रावधान किया गया है, उस प्रावधान का हिस्सा भारत का आदिवासी बने और वो उसका हकदार भी है। तो पार्टियों ने खुलेआम बोलना चाहिए कि हम आदिवासियों को उनकी सामाजिक मान्यता, सांस्कृतिक मान्यता दिलाएंगे, उसका आश्वासन दे। आप लोग शांति से एक दूसरे के संपर्क में आओ और चिंतन करो कि आपके लिए, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए क्या अच्छा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन, ये दोनों में से एक चुनना है आपको। हमारे लिए, मैं ऐसा मानता हूं कि इंडिया गठबंधन ये बहुत महत्वपूर्ण गठबंधन रहा है। इस गठबंधन की वजह से लोगों में विचार विकसित हुए हैं, अपने अपने शैली से, अपने अपने तरीके से ये वोट करवा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन हम उस संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं साथियों, जो वर्ल्ड का सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड,
वर्ल्ड का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का सबसे सेंसिटिव संविधान है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए और उनके साथियों ने बनाए। ये जो संविधान है, इसकी रक्षा, इन कानूनी प्रावधानों की रक्षा करना हमारा प्रथम दायित्व है। आदिवासी ही कर सकता है इन सब चीज़ों को, दूसरे नहीं कर सकते। इसलिए आपसे विनंती है कि आप आने वाले समय में जो 3 चरणों का चुनाव है, इन 3 चरणों के चुनाव में इंडिया गठबंधन को ही जीता है। ये बिरसा ब्रिगेड की अपील है आपसे। आप एससी हो, शेड्यूल कास्ट हो, आप ओबीसी हो, अदर बैकवर्ड क्लास हो, आप माइनॉरिटी यानी धार्मिक अल्पसंख्यक हो, आप चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, ये तमाम धर्मों के लोग, उनके सामने इस बात को रखने के पहले मुझे चाहिए था कि मैं जितने आदिवासी शहीद हैं उनको नमन करूं, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं, इस पर एक चर्चा देश में हम चाहते हैं कि भाई आदिवासियों के लिए कौन सी पार्टी के पास प्लानिंग है। अगर वो प्लानिंग नहीं है तो फिर आदिवासियों से वोट मांगने का आपको नैतिक अधिकार है क्या? 70 साल बाद भी आदिवासियों के साथ जो व्यवहार नागपुर में हो रहा है उसकी दखल किसी ने नहीं ली। और केवल नागपुर में नहीं, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, बाकी अलग अलग राज्यों में वो दखल ली जा रही है, लेकिन उसको दबाया जा रहा है। मेरे साथ आप लोग भी, बिरसा ब्रिगेड, आदिवासी बचाओ आंदोलन, आदिवासी विचार मंच, इन तमाम संगठनों के साथ, गोंडवाना इंटेलेक्चुअल फोरम, इन तमाम संगठनों के साथ में हम लोग इस 3 चरणों के, आने वाले 3 चरणों के चुनाव के बाद नागपुर में 9 जून को बैठने वाले हैं, जिस दिन हमारे महामानव क्रांति सूर्य धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का पुण्यतिथि है, शहीद दिन है। उस दिन हम लोग नागपुर में बैठने वाले हैं, इसकी समीक्षा करने वाले हैं कि देश में इस बार हमारा परफॉर्मेंस क्या था, हमारे मूवमेंट का परफॉर्मेंस क्या था, ये बताने की ज़रूरत है। इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है, इसकी समीक्षा करना हमारा परम दायित्व है। भाइयों, ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट केवल आदिवासियों की नहीं है, ये हर धर्म संप्रदाय के लोगों के साथ खड़े होकर उनको इस विचारधारा का परिचय कराकर उनको सामने मैदान में उतारने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब लड़ते हैं तो लोग बोलते हैं ये नक्सल समर्थक है, कुछ लोग और समर्थक बताते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है आपको कि जो जो चीज़ों से आपको सताया गया है उन चीज़ों पर आप लोग ध्यान देकर मामला ख़त्म कर दो। मेरे लिए, आप तमाम लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस चुनाव के जो 3 चरण बाकी है उन तमाम सीटों पर हम ज़्यादा से ज़्यादा और हो सके तो पूरी सीटों पर एक अच्छा प्रभाव हम लोगों ने देना चाहिए। आप पूरे नागरिकगण और भारत के जितने सर्वसामान्य जनता है उनसे हमारी सामाजिक अपील है कि लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, आरएसएस भाजपा हटाओ, ये नारा हमारे लोगों का है। क्योंकि ये लोग खुलेआम, इनके जो सदस्यगण है वो संविधान बदलने की बात करते और उनको वो पार्टी से निष्कासित भी नहीं करते, उनको स्टेज दिया जाता है, उनको टिकटें बांटी जा रही है, प्रोत्साहित किया जा रहा है उनको कि आपने बहुत अच्छा काम किया, संविधान बदलने की बात का समर्थन किया। ये जो तरीका काम करने का और सत्ता का जो तरीका है, सत्ताधारियों का जो पैटर्न है, इस पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा, इस पद्धति को समझना पड़ेगा, इस कार्य प्रणाली को समझना पड़ेगा और अपने आप को बचाते हुए, अपने देश के लोकतंत्र को बचाते हुए संविधान को भी बचाना पड़ेगा। यही मेरी आपसे सामाजिक अपील है। ये हमारा अंतिम संघर्ष है इस देश के संविधान को बचाने के लिए। वैसे तो मूवमेंट का कहना है कि हम ये जो लड़ाई है ये हमारी अंतिम पीढ़ी द्वारा अंतिम पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली अंतिम लड़ाई है और इस लड़ाई को हमको किसी भी हाल में जीतना होगा भाइयों, अन्यथा बहुत बड़े समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा जिसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आज के दिन मैं यहीं रुकता हूँ। आप तमाम लोगों से विनंती करता हूँ कि 3 चरणों के चुनाव में इंडिया गठबंधन को हम लोग वोट करेंगे, सब मिल के वोट करेंगे,
ताकि गठबंधन को लगे कि भाई ये जो सरकार उनकी आई है ये देश की आम जनता और सर्वसामान्य जनता ने उनको चुन के दिया है। इस बार कांग्रेस को उतना प्रचार करना नहीं पड़ा, इंडिया गठबंधन के लोगों को इतना प्रचार करना नहीं पड़ा, क्योंकि हमने देखा था हर आदमी संविधान की बात कर रहा था, जो गड्ढे खोदता है वो भी संविधान की बात कर रहा है। इस देश का संविधान ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। तो आज के तारीख में आप तमाम लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे से जुड़े, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। जितने लोग हैं, एक्टिविस्ट लोग हैं अलग अलग पार्टी के, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ और यही रुकता हूँ। जय आदिवासी, जय भारत।